अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो और मेरे साथ हैं इमरान शफ़क़त साहब, टेलिंग्स वाले इमरान शफ़क़त और वाइब्स वाले नूरुल्लाह साहब। बहुत वाइब्स आती हैं नूरुल्लाह साहब से, खबरों की अन्नेवाद और बहुत बहुत खबरें देते हैं ये लोग और डेंजरस वाइब्स। अच्छा, अभी हम बैठे हुए थे, ईद थी तो हमने डिस्कस कर रहे थे हमेशा की तरह। है आज नहीं मतलब आज पहला दिन गुजर गया, पहला दिन मसरूफ़ दिन पहला दिन होता है ना, बाकी तो फिर वो टरू और मरू फिर मतलब साथ असल इंजन तो आज का दिन होता है ना, बाकी बोगियाँ हैं दो और। तो वो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, गपशप कर रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है और दूसरा ये कि वो सियासत कब करेंगे। आज ही अभी मैं मेरे इल्म में नहीं था, नूरुल्लाह साहब ने मुझे बताया कि जी इमरान खान साहब ने आज नमाज बर वक्त अदा की थी, नमाज ईद। पिछली ईद पे की थी, छोटी ईद पे की थी शायद छोटी ईद भी की थी, हाँ वो भी तस्वीर आई थी जमान पाक से अंदर से। हाँ, वो बस इनके प्राइम मिनिस्टर के होते हुए यानी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा और ईद की नमाज ये इकट्ठे नहीं चल सकते थे। नहीं चल सकता, वो कोई ज़ाहिर है कोई हिसाब किताब होगा ना। और तो चलते हिसाब किताब तो अच्छा, तो मैंने ना चाय ਤੁਹਾਡੇ लगा वाले के चाय आगे से तुसी भी चाय एक इमरान शफ़क़त साहब अकेले पी रहे थे तो नूरुल्लाह साहब को वाइब्स आ गई, उन्होंने कहा मुझे भी चाय पिलाएं। तो मैं और नूरुल्लाह साहब बैठे थे तो नूरुल्लाह साहब ने मुझे याद कराया, उन्होंने कहा जी उन्होंने आज नमाज़ पढ़ी है। मैंने कहा अदा की है। मैंने कहा जी मैं आज ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ था, कुकिंग मैं खुद की थी आज कर पाई। अच्छा जी, खाना आप बनाया की सर बकरे का गोश्त, आलू बड़ा वाइट चावल सर, बीफ पुलाव वो खाएंगे सर, हम वो खाएंगे। इनकी बेगम बीफ पुलाव बहुत अच्छा बनाती, बहुत उसको कहते हैं वो अपना यखनी पुलाव। अच्छा, ऐसे तो हम बड़े दिन से वो बड़े पाए भी मिस कर रहे हैं शाह साहब। वो बेबे ने अच्छा तो नूरुल्लाह साहब ने मेरी बेबे बहुत अच्छे बनाते हैं। ये सारे खाते हैं तो खाए हुए, वो तो वहाँ से तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। अच्छा, इन्होंने कभी कुछ नहीं खिलाया वैसे? ये सर तस्वीर साढ़े घर कुछ नहीं बनता। नहीं, ये ग्रुप में तस्वीर लगाते हैं और वो चीज़ें जो आम तौर पे घरों में नहीं बनती, मिसाल के तौर पे वो एक तो हलवा पूड़ी होती है ना, एक और होती है उनकी कहते ने भटूरे। अच्छा भटूरे, गोलगप्पे, ऐसी आइटमां ना वो ग्रुप च अजय खाता बस। अच्छा, कोई पता नहीं तस्वीरों के तो और ना चुकता, जिस तरह गवर्नमेंट वॉक करने जाता है, वॉक करते हैं कि नहीं करते, लेकिन तस्वीरें लगाते हैं। तस्वीर अच्छा वाक लाहौर च कर रहा ਹੁੰਦਾ, तस्वीर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੇਟੂ ਦੀ, हाँ नथिया गली दी, ਨਥੀਆ गली ਦੀ। अपना वो जी लंदन आई ब्रिज दी। अच्छा खैर सर जी, नूरुल्लाह साहब ने मुझे फिर वो याद कराया क्योंकि मैं नहीं देख सका था आज खबरें। इन्होंने मुझे बताया कि आज उन्होंने नमाज अदा की है। तो मैंने कहा खबर होगी, खबर है नहीं, खबर इससे बड़ी आ गई। अच्छा वो जो हम मतलब डिस्कस करते हैं ना कि उन्होंने सियासत क्यों नहीं की अभी तक। मतलब 5-6 लोग थे जिसमें से 3-4 तो गार्ड्स नज़र आ रहे थे, पता चल रहा था गार्ड से, और बाकी लोग भी मतलब कोई नॉन फेस नहीं था। आप ये देखें कि साबिक वज़ीर आज़म एक इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह अपनी तरफ से, और कोई उनके साथ नहीं था। वो जो तन्हा वाला उनका था ना कि मुझे तन्हा किया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने शायद ख़ुद को मान भी लिया कि मैं तन्हा हो गया हूँ, ना वो निकलते हैं ना किसी से मिलते हैं। आज का दिन था नमाज के लिए, अगर वो किसी बड़ी मस्जिद में चले जाते, बादशाही मस्जिद चले जाते वो, तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। और अगर रोका जाता तो कितनी बड़ी खबर थी। बल्कि मुझे याद है इमदाद सुमरो साहब की एक बात मैं अक्सर कोट किया करता हूँ कि जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की वफ़ात हुई है तो इमदाद साहब ने कहा था कि इनका जनाजा जो है वो दाता दरबार वाली मस्जिद में पढ़ना, यही कहा था ना, के आगे पढ़ना, वहाँ पे पढ़ना चाहिए था, नमाज जनाजा वहाँ पे नहीं चाहिए थी। तो हमने कहा कि नहीं यार, उन्होंने कहा नहीं, जो सियासतदान होता है उसकी शादी भी सियासत होती है और उसके जनाजे जो हैं वो भी एक सियासी जलसा टाइप ही हो जाते हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वो भी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो वलीमा था पहला, हाँ वो ककरी ग्राउंड में हुआ कल परसों। वहाँ पर पहला वलीमा मतलब उनकी दो हुए थे ना। अच्छा दो नहीं मेरा मतलब कि तकरीब शादी की तकारीब दो हुई थी, दो हुई सॉरी शादी नहीं, वलीमा नहीं, शादी। हाँ। खातून की तो शादी की तकरीबें दो हुई थी। अच्छा। एक हुई थी खवास के लिए, ठीक है, लेकिन पहले अवाम के लिए हुई थी। ओके कि भाई अब मैं अपने कारकुनों में जाऊँगी। हाँ। उसके बाद फिर जरदारी साहब ने क्या जरा तुसी करना है कर लो, अपनी वालदा ने क्या जरा तुसी अपने करीबी बुलाने ने बुला लो, लेकिन मैंने पहले पब्लिक में जाना है। तो ये कुछ कह रहे थे हमने। नमाज देखें बेसिकली तो ज़ाहिर मजहबी फ़रीज़ा है, ईद की नमाज भी हो चाहे, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के लिए
या आम लोगों के लिए भी एक सोशल एक्टिविटी भी होता है। इसी तरह फ्रीजा भी जो है वो भी सोशल सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब गेट टुगेदर होना, सब लोगों से मिलना, एक दूसरे के हालात का पता चलना, बातचीत करना। और सियासी लीडर्स के लिए तो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पार्टी के सरबराहान जो होते हैं, उनके जो बाकी लीडर्स हैं उनके लिए भी इतना इजीली वो एक्सेस में नहीं होते। तो ऐसे मौके पर वो मिलना जुलना, घुल मिलकर एक नज़र आ रहा होता है लोगों के साथ ना। तो खान साहब तो इस किस्म की चीज़ों में है ही नहीं। आप देखें कि आज आसिफ जरदारी साहब ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की है, पाकिस्तान में थे, और वज़ीर आज़म ने तो खैर कमाल ही किया, उन्होंने तो जाके फ़ौजियों के साथ नमाज ईद अदा नहीं की। नमाज ईद यहाँ अदा की, फौजियों के साथ दिन उनके मनाया, साथ ईद दिन वो मनाया, दिन मनाया अफगान बॉर्डर पे, ठीक है, नमाज यहाँ पे हुई थी, नमाज यहाँ पे अच्छा, पढ़ी। ये सिग्निफिकेंट है। पहले हम जो अपने जवानों के साथ हमारे जो चीफ्स थे वो ईद मनाते थे। शुरू में आप सियाचिन चले जाते होते थे, आपको याद हो, फिर इधर वर्किंग बाउंड्री के ऊपर चले जाते थे कश्मीर के ईस्टर्न बॉर्डर। तो अब जो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ इसका मतलब है कि गड़बड़ उत्थे हो। नहीं गड़बड़, एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खुद यानी सफ़ा असल 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 हाँ पेज हाँ, जो है ये वो भी असल मैं पेज। मैं मैं खालिस्तान जो दिफाई नुक्ता नज़र हाँ, से नहीं, देखा वो तो बड़ा इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर इशू है, अब हमारे लिए वहाँ पर इशू है जी। अच्छा, जो जो मेरे लिए ना हनुल्लाह साहब, समाजी, आसिफ जरदारी साहब ने भी महदूद नमाज अदा की होगी खवास के दरमियान, बिलावल ने भी खवास के दरमियान अदा की होगी, इवन शहबाज शरीफ साहब ने भी। इमरान खान साहब ज़ेर ताब हैं, इस वक्त अपोजिशन में है, एक्टिविटी चाहिए होती है अपोजिशन को। अगर वो बहाने ढूंढ रही होती है, अपोजिशन तो बहाने ढूंढ रही होती है। मिसाल के तौर पे वो किसी की वफात के ऊपर अफसोस करने जा रहे हैं जी, अच्छा, और कुछ नहीं होता था। आप याद कीजिए कि नवाज शरीफ साहब जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी मेरा ख्याल है, तो वो और कुछ नहीं खुली कचहरी लगा लिया करते थे। वो बाद में खुली कचहरी से उनको जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, तो वो खुली कचहरी लग रही है जी। अच्छा, खुली कचहरी में क्या है कि लोग अपने मसाइल बता रहे हैं। तो ये सियासतदान जो है वो, और फिर हो हिस्ब इख्तलाफ में और ज़ेर ताब भी हो, और वो इस तरह का मौका से फ़ायदा ना उठाए, तो इसका मतलब दो बातें हैं कि या तो वो सियासतदान नहीं है या फिर उसकी नज़र कहीं और है। दूसरी बात ये हो सकती है, पॉइंट ये है कि वो सियासतदान नहीं है और इसी वजह से उनकी नज़र किसी और जगह किसी और जगह पे है, इसी वजह से, क्योंकि कहते हैं दोनों चीज़ें हो रही है ना। एक तो सियासतदान नहीं है वो, ना सियासत को वो पसंद फरमाते हैं, ना उन्हें पार्लियामेंट पसंद है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि वो हुकूमत बड़ी पसंद है। हुकूमत में तो आना चाहते हैं ना वो तो। अच्छा, उसके लिए भी उनका डिफरेंट वो स्टाइल है। वो तो चाहते हैं कि बादशाहत होनी चाहिए। MBS को तो कोई नहीं पूछता, वो जो कहते थे उठा लें, सबको उठा लें, तो वो बस बादशाहत होनी चाहिए। कहते थे कि काजी फायज सिटिंग जज को गिरफ्तार कर लो यार। यार देखें ये क्या सितम ज़रीफ़ी लग रही है मुझे, होने जा रही है कि ख्वाहिश किसी की थी पूरी शायद किसी और की हो जाए। मतलब जो काजी फायसा साहब को गिरफ्तार कराना चाहते थे, जो मिले हुए थे, नहीं, वो जो कहते थे कि MBS के खिलाफ कोई नहीं बोलता, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं नहीं उस तरफ हम नहीं जाएंगे। अल्लाह करे। अच्छा, नहीं मतलब नहीं बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं उस तरह बोलते हैं, लेकिन उस MBS वाला माहौल अल्लाह करे ना। अच्छा, लेकिन दूसरा उनका मसला और भी तो है ना। चीन वाला आ जाएगा, खान साहब ने चीन वाला भी माहौल बड़ा पसंद, बड़ा ईरान का पसंद सी, ईरान दा, चीन चीन दा, दा, शुक्र है साउथ कोरिया दा नहीं उन्होंने किया। नहीं वो तो वहाँ गए नहीं ना, असल में पता नहीं मौका ना मिला। होगा। अगर वहाँ जाते तो, अगर नहीं, उसमें दोनों चीज़ें होनी थी। एक तो उन्हें वो सिस्टम बड़ा पसंद आना था, दूसरा उन्होंने वहाँ जाकर ये भी बताना था कि साउथ कोरिया को मैं साउथ कोरिया वालों से भी ज़्यादा जानता हूँ, ये उन्होंने लाजमी बताना था। इमरान खान साहब जो हैं वो कितनी हकारत से 18वीं तरमीम का जिक्र किया करते थे। पाकिस्तान के मसाइल की जड़, जड़, NFC अवार्ड, मतलब आप ये नहीं, ये आए किस कूचे से थे, और इनकी जो बागें थी या मतलब जो इनको डोरे हिला रहे थे वो कौन लोग थे और क्या आए चाहते तो थे। पता नहीं किस कूचे से हैं, लेकिन निकले उसी वो शेर वाले कूचे से ही हैं। बड़े बेआबरू के तेरे कूचे से हम निकले। अच्छा नहीं, मैं ना पता मैं सोच रहा था सुनना निकलना खुर्द से निकलना आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अभी अच्छा, और वैसे बेआबरू होना भी बाकी है। अभी बाकी है, अभी नहीं हुए। अच्छा वैसे अच्छा, तो मैं कल नाम लिए वैसे मैं ना, बगैर, मैं अपने नाजरीन के लिए, हाँ। यार हम जो हंस रहे हैं ना, कसम से दिल रो रहा है। ये नहीं है कि किसी, अच्छा मसला ये है कि खान साहब को ये बात समझ नहीं आती, ये बेबसी की हंसी है, बेबसी की हंसी है, उनको ये बात समझ नहीं क्योंकि आती। हम वो लोग थे जो पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो सियासत कर रहे हैं ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा ताकतवर कर रहे हैं,
और एक वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है वो लाइसेंस टू किल मिल जाएगा और लोग जो हैं वो उसके ऊपर एतराज़ करने की भी पोजीशन में नहीं होंगे। और वो हमें अब उसी स्टेज पर ले आएंगे। और ऑलमोस्ट हम उस स्टेज के ऊपर हैं कि अब आप देखें, बात ये है कि किस किस बात का यहाँ पे हम जिक्र करें। मैं कल वैसे एक इत्तफाकन एक जिक्र छेड़ पड़ा कि हमारे एक दोस्त हैं वो मतलब इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो फना हुए जा रहे हैं, तो लेकिन उनको पता है कि हालात क्या हैं। हम ये बातें हम उनसे भी किया करते थे, तो वो अब वो अपनी भड़ास उस तरह तो नहीं निकाल सकते, तो वो अब जिक्र ज़रा दबे अल्फाज में करते हैं। तो लेकिन वो जिक्र जो हो रहा होता है वो भी पता चल रहा होता है किसकी मोहब्बत में है और किसकी नफ़रत में है। तो उनको मैं कल कहता कहता मैं तो समझ रहा, मैंने उनको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं आप मतलब अपने ठीक ठाक रहें, तो आपका शुमार जो है वो उस तरफ वाले लोगों में ना हो, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा एतदाल के साथ काम लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत तंग कर रही है तो फिर उसका दूसरा तरीका है कि खुल के सामने आ जाए। तो मतलब लोग जो हैं वो जिद्दोजहद करते हैं अपने नज़रियात के लिए, आपको करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इस तरह की बात नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि ये मिनिमम वो लेवल है कि इस यहाँ तक हम बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा जुल्म हो गया। मैंने कहा ये अभी कानून ने अपना रास्ता लेना है। अभी वो जो 102 हैं वो पता नहीं 602 होंगे या कितने होंगे बाद में, अभी उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तादीबी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो बाज़ाब्ता है वो शुरू नहीं हुई, और आप तब आपको लगेगा कि असल जुल्म अब हो रहा है, हालांकि वो कानून के ऊपर अमल हो रहा होगा। तो ये होना बाकी है सर। और ये हमारा जो है वो जो हम पहले दिन से ये बातें करते थे, वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम थोड़ा से दुखी दिल के साथ ये वाली बात करते हैं, तो सर इसमें कसूर किसी का नहीं है, उनका अपना है। खान साहब का अपना। नहीं, मुशीरों का भी है, सुनते किसी की नहीं है। लेकिन अब अगर लेकिन असद सुनते वो वही हैं जो सुनना चाह रहे सुनना होते हैं। चाहते हैं। अब अगर और असद लोग फिर वही बातें करते हैं। वो ऑडियो जो आई थी यास्मीन राशिद साहिबा की, जो उन्होंने सदर ममलिकत से गालबन बात की थी कि ये कुछ करें, यहाँ पर तो ये हो रहा है सदर साहब के साथ, सदर साहब के साथ, वो तो मेरी बात सुनते नहीं वो तो हैं। बात सुनते हमारी नहीं। बात और आप मुझे कुछ तो करें। असद उमर ने कहा कि तुम खामोश रहो, खामोश रहो। असद को मैंने कहा, असद ने कहा नहीं इस बात तुम इस पर मामले बात में नहीं ही ना करनी, इस पर बात नहीं करनी। हाँ। अब असद उमर क्या कह रहे हैं? असद उमर कहते हैं कि जी मैंने तो बहुत समझाया था इमरान खान साहब को। वो समझा के ही तो वो फिर इस नतीजे पर पहुंचे थे ना कि यार कि हम इस पे क्या बात करें, ना करें बात। अब ये वाली वो सुनते थे नहीं। नहीं, वो सुनते भी नहीं थे। दूसरा जो इशू था ना, जो पर्सनली मुझे मेरे शुरू में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब से, कि जो लोग इख्तलाफ करते थे ना उनके खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो जाते थे। अच्छा, वो इख्तलाफ अगर 1-on-1 मीटिंग में भी था तो एक होता है ना कि बंदे की सरेआम बेइज्जती हो जाए तो चलो ठीक है। वो कहते हैं ना चौधरी के मुंडे नूं कुड़ता मिरासी के मुंडे ने, तो मिरासी जुलूस लेके पहुंच गया और यार पहले किसी ने अब आप ही दे दो। अच्छा, उसमें दोनों चीज़ें हो रही थी। एक तो खुशामद किसी भी जगह पर होती है, पॉलिटिकल पार्टी हो, हुकूमत हो, हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इवन उसको जो मज़हबी टच दे दिया गया था बुशरा बीबी की तरफ से भी, और या मकबूल जान साहब जैसे लोग भी थे, जब वो चीज़ों को कि वो पता नहीं कोई ऊपर से आ जाती थी, किसी को ख्वाब आते थे, कोई ऐसे इशारे मिल जाते थे, तो खान साहब को बताया ये जाता था कि वो तो कोई आसमानी मखलूक के तौर पे और पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो इंसान का दिमाग वैसे ही ख़राब होता है। इमरान खान साहब का तो खैर पहले से ही था, वो अपने आप को अपने से करीब करीब भी किसी को नहीं समझते, हर चीज़ में वही सबसे आला और अरफा अपनी तरफ से बने हुए थे। लेकिन यह कि इन चीज़ों ने भी आई थिंक रोल प्ले किया है। लेकिन एक चीज़ होती है ना बंद कमरे में, एक चीज़ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का तस्वुर नहीं है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंपेन होती है। उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो 13 महीने कैंपेन चली है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, जिसमें इमरान खान साहब खुद ये ट्वीट करते थे इस हैशटैग के साथ कि इमरान खान हमारी रेड लाइन। तो जब उनसे आई थिंक BBC की खातून ने पूछा तो वो इस पे गोल कर गया, हालांकि वो खुद इसको खुद बनाया कर था, रहे खुद थे, बनाया ठीक है था ना। उन्होंने। तो और वो लोगों को बार बार ये किया जाता था कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो आग लगा देंगे, इमरान खान को हाथ लगाया तो मुल्क टूट जाएगा। एक लड़का था ये जो दाखिल हुआ था जिना, उसमें वो खुद वीडियो बना रहा है साथ साथ और दौड़ रहा है, और सामने एक फौजी जवान खड़ा है,
सर आपको मना भी किया था कि खान को कुछ नहीं करना, खान को नहीं छोड़ा, आपको खान को नहीं छोड़ा, आपको कहा था। जज्बात। वो भी है, खवातीन के भी इस तरह के बयान वीडियोस मौजूद हैं मसले। अच्छा, ये बड़ा टाइम लगा ना, 12-13 महीने मुसलसल इस पे काम किया गया, बड़ा साइंटिफिक तरीके से लोगों के जहन साजी की गई कि उन्होंने ये करना है कि पाकिस्तान टूट सकता है, पाकिस्तान में खाना जंगी होगी, पाकिस्तान का अच्छा, फिर बाहर के मुल्कों से प्रेशराइज कराया गया, पाकिस्तान के माहिदे तोड़ने के लिए कोशिश की गई, IMF के खिलाफ वो खतूत लिखवाने की कोशिश हुई, सारा कुछ पाकिस्तान के अच्छा, खिलाफ। अब सवाल ये है ना, सवाल ये है कि नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने सियासत नहीं की, कंधों पर बैठ कर आए थे। जब सियासत खुद से करनी पड़ी तो खान साहब जाकर खाई में गिरे। ठीक है, अच्छा, अब इमरान खान साहब की वो जो रोज़ाना कहते हैं कि जी आप आसिम मुनीर साहब बैठ जाए मेरे साथ, अब वो उनका जो व्लॉग होता है उसमें ये बात कर रहे होते हैं, इशारे दे रहे होते हैं। अब जी कहा कि जी मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने सबूत दे आए, मैं अपने सबूत ले आता हूँ, यानी फिर पंचायत लगाएं। वो झूठ मारी जा ठीक है, अच्छा, इनके अपने बयान आते हैं, जो फौरी रिएक्शन होता है कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर तो यही होगा। चीफ जस्टिस को कहा कि आम माजे साजिद नहीं किया, यानी अदालत में कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सर, उमर अता बंदयाल साहब को कहा था, उन्होंने उन्होंने कहा था कि मजम्मत करें, वो नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं मजम्मत नहीं हो सकती, मुझे गिरफ्तार करेंगे दोबारा यही कुछ होगा, ये वाली बात की थी वहाँ पे उन्होंने, ये अवामी रद्देमल इस तरह की बात की थी। और फिर बाद में भी वो बातें की कि जी के और लोग जो हैं वो फिर मुझे गिरफ्तार करेंगे, जब होता देखेंगे तो फिर लोग तो वहीं पे जाके एहतजाज करेंगे, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। तो बात ये है कि खान साहब जो हैं वो, सर मैं सादा अल्फाज में अगर कहूँ कि कहानी गई मुक्त किला गया ठोक। अच्छा, अब मसला ये है ना, चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब को यहाँ फंसा के वो जिम्मेदार ज़रूर है, मतलब माजरत के साथ तो इन अदालत अगर लगनी हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बात तो की जा सकती है ना कि वो इमरान खान को फंसा के खुद पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल है उन्होंने भी निकलना, लेकिन चलो अल्लाह करे। नहीं, मैं आर्मी एक्ट की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि उसमें से वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो ना गैर मुय्यना मुद्दत तक मंगल को फैसला देना था। बंदा पूछे जी एडा हौसला नहीं सी, तो फिर ओके, तोते ने पूछा जी उड़ना आंदा है नहीं है, सरदार जी को पूछा सी ना, उड़िया सुने है ना पूरा? हाँ सुने ओ इमरान खान को ले जाने वाली, मैंने कहा नहीं। अच्छा, नूला साहब सर, क्या होना है अब देखिए, गिरफ्तारी तो नहीं हुई अब, लेकिन आपकी खबर जो थी कि वो ईद से पहले गिरफ्तार होंगे, उसमें मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ इश्यूज थे कि वो बाद में चेंज हो गया फैसला, गिरफ्तारी की खबर ठीक तैयारियां तो थी, थी, तैयारियां थी। हाँ, वो अच्छा, डिले हो लेकिन अब इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी मुझे ईद के बाद गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, उनका मसला ये है कि वो हर मर्तबा ऐसा एक बयान दे देते हैं, अब वो इस बात को फिर उसका सबूत बना लेते हैं कि मैंने तो 9 मई को घर से निकलने से पहले एक वीडियो करके कहा था कि मुझे, अच्छा वो हर रोज़ कह देते हैं, तो वो हर दफ़ा यही कहते हैं। उसके बाद भी उन्होंने 10 मरतबा कहा, उसके बाद भी वो 10 मरतबा कह चुके हैं मुझे फ़लाँ तारीख को आज गिरफ्तार कर लेंगे। फिर ये उनकी रूटीन है। फिर अपने कत्ल के बारे में भी उन्होंने पहले एक वीडियो बना के 4-5 लोगों के नाम दे दिए थे, फिर जब वो वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ तो उन्होंने कोई और नए नाम अच्छा, वो नामों से मुकर गए हैं वैसे। हाँ, वो जो वीडियो थी ना, मैंने वीडियो बना के रखी, उसका जिक्र नहीं करते अब। हर चीज़ से ही मुकरना होता है उन्होंने। तो वो साजिश भी, पहले वो साइफर आया था, फिर अमेरिका था, फिर क्या वो थे बाजवा साहब थे, फिर अंदरूनी साजिश थी, फिर वो करते करते मोहसिन नकवी साहब तक आ गए कि उन्होंने साजिश की थी, फिर नजम सेठी पर आई थिंक आ गए। तो वो किसी दिन हुसैन हकानी पे तो किसी मोहसिन नकवी पर आपका और इमरान साहब का नाम भी आ सकता है कि इन्होंने साजिश की है। वो नहीं, अगर उनको टाइम मिला हमारे व्लॉग सुनने के तो वो कह देंगे कि यार इन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की है, क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा था ना। टाइम तो बहुत है उनके पास, क्या करते हैं यार वो अंदर बैठे क्या कर रहे होंगे, वैसे सवाल है। पहले तो भाई देखिए ना, मुलाकातें होती थी, इजलास होते थे, मीटिंगें होती थी, अब तो कुछ नहीं है। कल कहते मैं अकेला ही रह गया भाई। वो एक कमरा है वहाँ पर बुशरा बीबी जो हैं वो पिछले मतलब मजबूरन उनको निकलना पड़े तो निकलती हैं। तो खान साहब जो थे ना, वो जिस मेरे दोस्त को उन्होंने कहा था ना कि अगले 10-12 थोड़े दिनों में ये आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो है वो अंदर से इनकलाब हो, 9 मई के बाद कहा था उन्होंने। तो ये कत्ल गारत होनी, ब्लड शेड होना, ये होना वो होना, तुम देख लेना अंदर से ये उठेगी, म्यूटनी होगी अंदर से। तो उन्हीं को उन्होंने ये वाली बात कही थी कि वो जो सामने कमरा है ना, वो बुशरा बीबी का 6 महीने हो गए हैं वो बाहर ही नहीं आती। वो मेरा ख्याल है सारा दिन बैग कमरे में भेजते रहते हैं कि अंदरों कोई बड़ा मतलब है कोई गल बाहर आएगी, गल खुशखबरी कोई खुशखबरी आएगी, नहीं खुशखबरी के वो यानी हालात सियासी, यार सियासी न्यूज़ वो तो सही चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी वो नहीं होता, जो एलूजन्स तो नहीं कहना चाहिए,
यार की होंदे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ है अलका कि वो होता है ना आपको अलका मतलब वो जो आपको अल्हाम होता है अल्हाम टाइप होगा आपको कोई नजूल हो, कोई ज़हूर हो, कोई कुछ इस तरह की कोई चीज़ कि वो अचानक उनको एक झटका सा लगेगा और कहेंगी कि सत्य हैरान। हाँ, कुछ कोई ना कोई अच्छा, चीज़। ये जो 9 मई के बाद भी उनको उम्मीद थी ना कि कोई इनकलाब आना है, ये उनकी पूरी जो टॉप लेवल पे उनके साथ थे वो लोग, मसलन और ये मकबूल जान साहब बाहर चले गए थे, दुबई चले गए थे। वो आजकल यार दुबई से याद है, दुबई वाले वापस आ गए, उस पर भी बात आते करनी हैं है। वो फिर ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਭਲਾਈ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, मतलब कौम ਨੂੰ ऐसा उल्लू बढ़ाओ, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये अल्फाज इस्तेमाल करते कुछ लोग करते हैं, और उनकी दाल रोटी इसी तरह ही चल रही होती है कि वो लोगों को इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। एक वो लाल टोपी वाले थे ना जरा, इंशाल्लाह लाल किले लाल मस्जिद के नहीं क्या है जी, वो लाल किले के ऊपर लाल झंडा लहराएंगे। थोड़े वो अपने किचन के हरा अंदर जिस झंडा। तरह वो असला लेके बैठे होते थे कि ये यहाँ से हाँ, शुरू होगा वो। तो वो कहानियाँ सुनाने वाले लोग जो है ना, अच्छा कहानियाँ बिकती हैं भी बहुत। और ये साहब को भी तो घोड़ों की टापों की आवाज़ें और खुरासान से बुलंद होते हुए काले अलम उनको नज़र आते थे। आदमी ने, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पहले बाजवा साहब जो थे वो ख़ास जर्नैल थे, रोज़ा इस्तग़फ़ार जो दरबार नबूवत में उन तक उनको रसाई थी, फिर वो गुस्ताख रसूल भी गुस्ताखी करती उन्होंने, बाएं हाथ से ले रहे थे। यानी कि कुर्सी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਧੁਤਕਾਰੇ कितने ਤੁਹਾਨੂੰ धुतकार देंगे ने लोग। अच्छा, उन्होंने भी एक डेट दी थी कि 18 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान आना था, आ गए वैसे तो वो जून में, तो उनके आने से पहले इनकलाब आ जाना था। ये 9 मई के बाद ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। यार अपने वाला कोई ना कटी दो। नहीं नहीं, अच्छा ਉਹ ਸਾਦਕ ਸੰਜਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ओए हाँ यार, ये मैं लिखा हुआ है। लिखा होया ना, मैं भी कुछ चीज़ां इकट्ठियाँ की थी उन्होंने बारे। सर वो आसिफ संजरानी साहब के बेटे हैं। असल में हुआ ये कि इन्होंने ना वो कानून मंजूर करवाया था जिस पे हम तकरीबन सब दोस्तों ने बड़ा जहाज़ ही जहाज़। हाँ कि वो जी जहाज़ लाए जाएंगे किसके लिए, रिटायर्ड या साबिक जो है चेयरमैन सेनेट। ओके वेरी गुड, अच्छा जी वो फिर ये करेगा, इतने नए पक्ष जो आपके वज़ीर आज़म के पास नहीं, जो आपके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास नहीं, जो सदर ममलिकत के पास नहीं है, वो चेयरमैन सेनेट को उन्होंने कमेटी को एम्पावर कर दिया, वो जब चाहे वो कर दे उनको। क्यों भाई, दुनिया के किसी जो चेयरमैन सेनेट स्पीकर किसी इस तरह के मुंतखब जो इदारा होता है मुंतखब नुमाइंदों का या मुंतखब इदारा कोई, वहाँ के किसी स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन किसी के पास इस तरह की बारात नहीं है। अब इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये मीडिया ने हाइप दे दी। की हाइप दी अंकल, की हाइप दी मतलब साहब ने अपने बंदियां ਨੂੰ डांटिया कि की कितने ਤੁਸੀਂ। अच्छा अब कोई मीडिया हाइप सी। मुझे किसी एक बंदे ने ना साइकी समझाई, उन्होंने कहा कि ये एक औस दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे, उनके साहबजादे हैं आसिफ संजरानी साहब के, PTCL में वो मुलाजिम थे, और ये कुंडी या कंडी ये एक इलाका है कोयटा में, वहाँ पर इनका घर होता था। ये इनके जो फुफा हैं, मैंने उनका नाम लिखा हुआ है, वो हैं अयाज़ ना सॉरी मीर इब्राहिम रैकी। इनकी जो फुफी थी वो उनके दूसरे अकद में आई थी और इस्लामाबाद में वो क़याम पजीर थी, और इनको उन्होंने अपने साथ रख लिया। ये वहीं पे परवान चढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और फिर चलते चलते हमारी एक सबकी दोस्त हैं, उनके ज़रिए ये किसी आलमी इदारे में अपॉइंट होना चाह रहे थे, और पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत ने उनकी सिफारिश की थी, हमारी एक दोस्त से। तो उन्होंने तो कानों का हाथ लगाया कि जब उनके टेस्ट वगैरह लिए तो उसमें तो ये नील बटा नील थे, ईमेल तक नहीं कर सकते थे, वो जो ड्राफ्टिंग श्राफ्टिंग जो ऑफिशियल वर्क होता है वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बोझ हम नहीं उठा सकते, वो बोझ फिर जनरल फैज़ ने चुक लिया। पहले उन्होंने इनको जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कोऑर्डिनेटर लगाया, कोऑर्डिनेटर लगने के बाद इन्होंने अपने 22 साला भाई, उनका नाम था जनाब अली, मैंने लिखा हुआ है रज़ाक संजरानी, 22 साल की उम्र में वो सैंडिक एक प्रोजेक्ट था उसके वो MD लगे, और लोगों ने हाहाकार मच गई कि यार कि ये अरबों खरबों का जो प्रोजेक्ट है उसका MD किस शराइत के ऊपर, अहलियत के ऊपर लगाया गया, कहीं पर कोई वो जो होती है इश्तिहार दिया गया, रिक्रूटमेंट किस तरह हुई, अपॉइंटमेंट किस तरह हुई, फिर ये केस बना, और अभी तक जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो ये केस भुगत रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कंधों के ऊपर 2 बड़े गलत किस्म के बोझ हैं। एक है अपनी आपा फरदौस आपा,
वो भी उतनों आई सी तो उनकी पीपल्स पार्टी ठीक है यानी भाई लोगों वालों और ये भी सादिक संजरानी साहब भी जनरल फैज़ हमीद साहब और उनके जो उस वक़्त के बड़े थे उनकी आशीर्वाद के साथ ये फिर सेनेटर मुंतखब हुए कोऑर्डिनेटर से और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले में ये सेनेटर जिस तरह मुंतखब हुए दोबारा वाह दोबारा नहीं, चेयरमैन सेनेट उससे पहले जब आसिफ जरदारी ने बनवाया हाँ फिर आसिफ जरदारी ने तहरीक कदम एतमाद लाई तो उनके वोट खा गए फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के खा गए। के मुकाबले में 7 वोटों का हेर फेर जिस तरह हुआ ठीक है तो ये मतलब और फिर इनका जो घर है अब 9 सार एक जगह है कोयटा में सर 6 से 8 एकड़ पे इनका घर है और वो जो अरबों वाला है ना महल बिल्कुल पाकिस्तान में दो एक तो रायमंड में है ना ये वो मियां साहब का ना यूएई वालों का महल जो है ना वो ख़ास अपनी इमारत जो है ना उसका जो आर्किटेक्ट है वो अरबों का एक अपना एक शहजादी की कोठी एक नहर पे है ठीक है ना उस तरह का आर्किटेक्ट है पाकिस्तान में 3 है पहले नंबर पे है यानी जो मैं अगर गलती कर जाऊँ मैं माफ़ी चाहता हूँ गिनती पे गिने जा सकते हैं 3 4 5 से ज़्यादा नहीं है एक जो है वो है लतीफ़ वाल में और लतीफ़ वाल वाली जगह तो पता था किहड़ी सर जनरल फैज़ हमीद साहब दा पिंड एक बिल्डिंग वहाँ पे है चकवाल में बड़ा सुना और वो महल है और मलक रियाज साहब ने पानी की तरह पैसा बहाया वहाँ पे उनके लान पे 70 करोड़ रुपया लगा था लान के ऊपर वो जो 4 दीवारी नहीं होती बाउंड्री वाल 70 करोड़ रुपया वो ग्रीनरी और वो बाउंड्री वाल के ऊपर लगा था इन्होंने उनसे मुतासर होकर इन्होंने कहा बॉस दा हो जाता है फिर साडा क्यों नहीं इन्होंने वहाँ पर 3 से 4 अरब रुपया लागत का आई है उस घर के ऊपर अब कह रहे हैं कि जी के मैंने तो 50,000 बढ़ाया है और मैं तो ये लेना भी नहीं चाहता है साइकी ये है कि वो जो हटो बचो सरकार वाली एक होती है ना कि आगे ज़िले सुबहानी कंदीले नूरानी तो पता नहीं कीड़े फलाना वो बा मुलाजा होशियार सर वो आपके पास पैसे भी हो ना वो ठटके वो शशके जो हैं वो आपको नहीं मिलते तो ये वो शशके और वो जो है लल्ले तललों के लिए ये वाली कानून साजी की गई है और रज़ा रब्बानी साहब ने भी इसमें भरपूर साथ दिया कमाल किया वैसे और भी वो जो क्या हैं वो पीपल्स पार्टी के मांडवी वाला ना मांडवी वाला ने तो सर बैंड बजा दी दूसरे वाले यार अयाज नाइक साहब और अयाज नाइक साहब फारूक नाइक अयाज नाइक तो अदाकार थे फारूक नाइक साहब जरदारी साहब गए मुकर ही गए जरदारी साहब ने तो फिर मैं वो पंजाबी च कहते ने झोर ला दी वो ला देंगे झोर हाँ ला देंगे उन्होंने कईयां दी लाई झोर ला दी उन्होंने शर्म नहीं आती तो यार ये तवक्को नहीं थी रज़ा रब्बानी साहब वो घड़ी लुआती थी हाँ सारा कुछ लगा लेते हैं इसमें मैसेज भी तो देखे ना आपके तो जरदारी सर आखिरी बात सॉरी ये कि ये आपके हुजूर पैसों के आप खर्च नहीं करते अपने किचन के ऊपर आप तनख्वाह नहीं लेते सर आपने जितने खरबों रुपए फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर लगाए और ये आखिरी बात तो आपको तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको तो शशके चाहिए सर मैंने समझ नहीं फैज़ हमीद नेटवर्क तो लपेटा गया है ये हुण किहड़ा नेटवर्क जिथे सादिक संजरानी फिर फिट हो गया कुछ ना कोई रहते हैं अभी भी कुछ ना कुछ होता है नहीं मैंने लगता कि चलो फिर देखते हैं अच्छा इसमें मैसेज ये है कि आसिफ जरदारी साहब को बुरा लगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बुरा लगा कि ये चीज़ बेहतर नहीं है मुल्की हालात कैसे हैं और चंद अफराद अपने लिए इस तरह की मराहत ले लें मसला ये कि जब वो अवामी लोग नहीं होंगे जब हम खुद से बनाएंगे अवामी लोगों को क्रश करने के लिए उनको मुकाबला करने के लिए या उनके ऊपर लाने के लिए जब हम इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे तो फिर यही कुछ निकलेगा दो निकलेगा बिल्कुल इमरान खान साहब का इशू पता क्या था उनके 2 पर्सनैलिटीज़ के साथ पर्सनैलिटी क्लैश था नवाज शरीफ और बेनज़ीर के साथ अच्छा वो कहते हैं जी मैं तो ऑक्सफोर्ड में तो बड़ा जनाब वो प्ले बॉय तो मशहूर होता था ये पता नहीं कौन सी हैं नहीं रोटी खाने उसके घर जाते थे अच्छी रोटी वो खिलाती थी उनका अपना वो मौजूद है रिकॉर्ड पर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो उनको लगता था कि यार कि ऑक्सफोर्ड तो चैम्पियन मैं था हालांकि वो स्पोर्ट्स बेस के ऊपर गए हुए थे और वहाँ की जो एलीट क्लास थी वहाँ का फेवरेट है समझ रहे ना तो मैं सी तो ए बेनज़ीर सिर्फ प्यो दा पुट्टो सी ਉਹਦੀ वजह तो अच्छा नवाज शरीफ अच्छा पाकिस्तान वापस आए नवाज शरीफ साहब जनाब आते से चल गेंद करा मैंने वो कहते यार है कि पैसे दे सिर ते उन्होंने कहा यार ना मेरे नाल सोना ना मेरे घर इयां दियां लत्तां ना मेरे घर
हैं जी, मुंह एडा लम्मा चलो भी गोल ज्यादा मुंह में, और जो मतलब ना नैन ना नक्श, ये बातें खुदा की कसम वो वो करते थे, करते हैं और ये करते लोग थे। मैं सुनिए अभी हैं भी- ना, आप सुनिए ही हैं। अभी भी करते हैं। और आके कहता था चलो गेंद करवाओ मुझे, तो ये तो वो तो मैं तो सर उठो एक काम शुरू लेकिन है। ज़मीनें ली थी। वैसे तो वो जो बातें करते हैं वो हम कर नहीं सकते। चले बहरहाल मेरा ख्याल है बहुत टाइम हो गया, काफ़ी सारी बातें और भी करनी थी हमने। अभी तो लंदन प्लान का मामला था, लेकिन चले अपने अपने व्लॉग में कर लेंगे अब हाँ कुछ और चीज़ें। लंदन नहीं, दुबई, दुबई से वापस आ गए। इलेक्शन भी अभी मेरा ख्याल है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि शायद दोबारा कोई खटपट हो गई है इलेक्शन की। एक यार एक दो दो होनी बातें नहीं, उस पर कर लेते नहीं मेरा ख्याल है कि देखें बात ये है कि मुझे लगता है कि जो 2-4 प्लेयर है ना, तो वो एक प्लेयर जो है ना वो उसको लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो गई है। ये उसके अपने एहसासात हैं, उसकी अपनी रीडिंग है जो कि गलत भी हो सकती है, और कुछ की रीडिंग है। मैं समझता हूँ कि देखें बात ये है कि आपके हाथ में माइक है, अब इस माइक से मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक जा रही है, फ़ायदा हो रहा है ना मैनू। तो मैं ये चाहूँगा ये माइक ऐसे ही पड़ा रहे, आपके हाथ में ही रहे, आपके कंट्रोल में रहे, तो मैं फिर उसके लिए जो है ना वो तिगड़म करूँगा कोई ना कोई। मैं आपको भी इस तरह का, आपको भी किसी शीशे में उतारने की कोशिश करूँगा। सर तुझे मैक नहीं छड़ना, लेकिन मैं नहीं मैक नहीं छड़ना। लेकिन मैं नहीं ना, मैनुल्ला सब लेके जाऊंगा। नहीं, अभी देखे ना, अभी आप बात कर रहे थे कि सादिक संजरानी साहब अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। अच्छा, जब हम लोगों की इस तरह की रिजर्वेशंस हो सकती हैं, तो जो लोग सिस्टम में बैठे हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर रिजर्वेशंस शायद ज़्यादा होंगी, या खौफ भी हो सकता है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ों के लिए परेशानी भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी इलेक्शन वाला सीन है, या कम से कम ये अक्टूबर नवंबर में तो नहीं हो रहा। अभी तक की इतलात के मुताबिक। कि आप इतना बड़ा जो होता है ना सेटबैक देना सिस्टम को, वो कोई आसान काम नहीं होता। बड़े पापड़े बेलने पड़ते हैं, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, और फिर वक्ती तौर पर तो चीज़ें बाज़ औक़ात कंट्रोल में आ जाती हैं, लेकिन तारीख से हमने ये सबक सीखा है कि वो फिर चीज़ें गड़बड़ करती हैं। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि ज़ाहिर है ख्वाहिशात होती हैं, हाँ, बिल्कुल है, लोगों की लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन और होने चाहिए वक्त पर, हाँ, ठीक है। अगर वक्त से आगे ले गए इंतखाबात, तो फिर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही, फिर अपने अपने व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।